हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं और इनसे और रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो नारंगी रंग दर्शाता है। तो नारंगी रंग क्या दर्शाता है, तो यह उत्साह और उत्तेजना को दर्शाता है। नारंगी रंग क्या दर्शाता है, तो उत्साह और उत्तेजना को दर्शाता है। अगर हम रंग की बात करें तो प्रांग ने रंगों को मुख्य दो वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? मुख्य दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? गर्म रंग और ठंडा रंग। तो ये जो नारंगी रंग है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है गर्म रंग के अंतर्गत आता है। नारंगी रंग और लाल रंग ये दो गर्म रंग हैं। और अगर ठंडा रंग की बात करें तो नीला और बैगनी ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये ठंडे रंग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम गर्म रंग की बात करें तो गर्म रंग का जो इसका कारण क्या होता है? गर्म रंग जो है किसी वस्तु के आकार को क्या करते हैं? ये घटा बढ़ाकर दिखाते हैं। साथ ही ये रंग जो है स्थान और दूरी को घटा बढ़ाकर दिखाने में क्या होता है? ये सक्षम होता है। तो नारंगी रंग क्या दर्शाता है? तो उत्साह और उत्तेजना को दर्शाता है। उत्साह और उत्तेजना को। उत्साह और उत्तेजना को दर्शाता है। अगर हम प्राथमिक रंग की बात करें तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, पीला और नीला। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रांग ने कितने प्राथमिक रंग बताए हैं और मुंसल ने कितने प्राथमिक रंग बताए हैं। तो प्रांग ने प्राथमिक रंगों की संख्या 3 बताई है, जबकि मुंसल ने प्राथमिक रंगों की संख्या 5 बताई है। तो रंग जो है, रंग का कार्य क्या है कि ये किसी भी स्थान या दूरी को घटा बढ़ाकर दिखाने में सक्षम होते हैं तथा किसी जो है ये आकार को भी घटा बढ़ाकर दिखाने में क्या करते हैं? सक्षम होते हैं। और जो है प्रांग ने रंगों को कितने भागों में बांटा है? तो जो है 2 भागों में, गर्म और ठंडा रंग। और ये नारंगी कैसा रंग है? नारंगी और लाल जो है ये गर्म रंग के अंतर्गत आता है, जबकि ठंडा रंग नीला और बैगनी है। हरे रंग को भी ठंडे रंग में रखते हैं, हरा रंग भी ठंडा रंग होता है। अब अगर हम देखें तो नीला रंग क्या जो है दर्शाता है, तो नीला रंग जो है ये जो शीतलता, आरामदायकता तथा शांति का अनुभव कराता है, आभास कराता है। नीला रंग कैसा अनुभव कराता है? तो शीतलता, आरामदायकता और शांति का आभास कराता है। अब बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग क्या करता है? तो बैगनी रंग को हम राजसी रंग भी कहते हैं। बैगनी रंग को हम और क्या कहते हैं? तो राजसी रंग कहते हैं, शाही रंग कहते हैं। ये बैगनी रंग के उपनाम है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। वसा को अधिक देर तक गर्म करने पर कौन सा हानिकारक पदार्थ प्राप्त होता है? तो वसा को अगर हम ज्यादा टाइम तक गर्म करते हैं तो उसमें से एक हानिकारक पदार्थ निकलता है। वो क्या होता है? तो एक्रिलिन होता है। क्या होता है? एक्रिलिन होता है। वसा, अच्छा वसा जो है वसा अगर हम 1 ग्राम वसा ले रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? अगर हम 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर वहीं हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कितना मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये वसा जो है क्या है? तो वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण है। या कैसा है? यह कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन और वसीय अम्लों का मिश्रण है। अगर हम देखिए कार्बनिक के अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं? कार्बनिक तत्व के अंतर्गत हमारा वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी के सभी जो है ये कार्बनिक यौगिक है। अगर हम अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं? तो जल हुआ हमारा, और जो है मिनरल्स, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा अगर हम फैट के बारे में और देखें तो फैट जो है ये हमें इसके जो है ये कैसा है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है या जो है माइक्रो है या मैक्रोन्यूट्रिएंट है? फैट जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं? तो हमारा फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। जबकि अगर माइक्रो की बात करें तो हमारा मिनरल्स और ये विटामिन किसके अंतर्गत आते हैं? ये माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। ये तो कुछ फैट के बारे में था। 1 ग्राम फैट लेने पर हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। थोड़ा सा अगर हम देखें इसमें से एसेंशियल फैटी एसिड कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एसेंशियल फैटी एसिड की संख्या 3 है। कौन कौन सी है? लिनोलिक, लिनोलेनिक तथा ऑर्किडोनिक। ये 3 क्या है? तो ये 3 एसेंशियल फैटी एसिड हैं। और थोड़ा सा अगर हम वसा के बारे में और देखते हैं तो वसा को हम किस नाम से जानते हैं? वसा को हम लिपिड्स भी कहते हैं। वसा को हम क्या कहते हैं? तो लिपिड्स भी कहते हैं।
अब थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। लिपिड्स को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है? तो लिपिड्स को यानी वसा को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला साधारण लिपिड्स है, दूसरा जो है यौगिक लिपिड्स, और तीसरा क्या है? व्युत्पादित लिपिड्स है। तो इसको हम कितने भागों में बांटते हैं वसा को? तो 3 भागों में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम उसको देखते हैं। गृह व्यवस्था के उद्देश्यों में क्या शामिल है? गृह व्यवस्था के उद्देश्यों में क्या शामिल है? तो गृह व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सौंदर्य होता है, अभ्यंजकता होता है, तथा क्या होता है? क्रियात्मकता होता है। सौंदर्य, अभ्यंजकता, क्रियात्मकता। कौन कौन से हैं? सौंदर्य है, अभिव्यंजकता है तथा क्रियात्मकता है। तो ये गृह व्यवस्था के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य हैं? तो मुख्य रूप से ये 3 उद्देश्य होते हैं, सौंदर्य, अभिव्यंजकता तथा क्रियात्मकता। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। फ्ली ज़ोन किससे निकाली जाती है? तो ये जो फ्ली ज़ोन है ये किससे निकाली जाती है? तो ये जो निकाली जाती है जीवित भीड़ से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? जीवित भीड़ से। अब थोड़ा सा हम उनके बारे में देखते हैं, उनकी प्राप्ति हमें कैसे होती है, उनकी प्राप्ति कैसे होती है, इसका जन्मदाता देश कौन सा है? तो उनका जन्मदाता देश हम इंग्लैंड को मानते हैं। उन जो है ये प्रोटीन प्रधान रेशा है, उनमें केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कैसे प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। उनमें प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक ये हमें प्राकृतिक जगत में हमें ये प्राणिक जगत से मिलने वाला रेशा है, और प्राणिक जगत से हमें 2 रेशे प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो हमें ऊन मिलता है, दूसरा सिल्क मिलता है। तो सिल्क कैसा रेशा है? सिल्क जो प्राकृतिक जगत का एकमात्र ऐसा रेशा है जो क्या है? फिलामेंट है। अगर वहीं हम ऊन की बात करें तो ऊन क्या है? ऊन एक स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आता है। ऊन कैसा रेशा है? तो ऊन एक स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आता है। इसलिए इसको हम क्या, उनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन रिच फाइबर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बार बार ये भी पूछा जाता है कि जो है उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें सल्फर पाया जाता है, क्योंकि ये सल्फर एकमात्र ऐसा रेशा उन है जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें सल्फर पाया जाता है, और किसी जो है इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ उनमें क्या पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। अब जहाँ ये क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि हमें सबसे अच्छी किस्म की ऊन जो है किस भीड़ से प्राप्त होती है? तो हमें जो सबसे अच्छी किस्म की जो ऊन प्राप्त होती है किस भीड़ से? तो मेरिनो जात की भीड़ से प्राप्त होती है। मेरिनो ऊन को हम किस नाम से और जानते हैं? तो मेरिनो ऊन को हम वोल्ली ऊन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वोल्ली ऊन के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम देखें ये जो है उन्हीं रेशों के वर्गीकरण के बारे में, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। उन्हीं रेशों का वर्गीकरण हम कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन सा होता है? तो उन्हीं रेशों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके अंतर्गत जो है मेमने का ऊन आता है। मेमने का ऊन क्या होता है? तो ये जो है जब भेड़ का बच्चा जिसे मेमना कहते हैं 6 से 9 माह का हो जाता है, तब उसके शरीर पर से जो बाल निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मेमने का ऊन कहते हैं। कोमल मुलायम होता है, तो ये ऊन क्या कहलाता है? मेमने का ऊन कहलाता है। दूसरा होगेट ऊन होता है। अब होगेट ऊन में क्या होता है? जब भेड़ों की अवस्था 12 से 14 माह की हो जाती है तब हम जब उस ऊन को निकालते हैं तो वो होगेट ऊन कहलाता है। ये जो परिपक्व अवस्था हो जाने पर ही इसको निकाला जाता है। ये ऊन कब निकाला जाता है? परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर ही ये ऊन निकाला जाता है भेड़ के शरीर से। अब जो नेक्स्ट है तीसरा वेदर ऊन। वेदर ऊन क्या होता है? तो भेड़ के शरीर पर से एक बार जब ऊन जो है निकाल लिया जाता है, फिर जो दोबारा निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो है हम विदर ऊन कहते हैं। यानी कि एक बार निकालने के पश्चात जब दोबारा ऊन निकालते हैं तो उसे हम विदर ऊन कहते हैं। अब तीसरा क्या है? खिंची ऊन यानी कि पुल्लो ऊन। क्या है? पुल्लो ऊन। अब ये क्या होता है? तो जिन भेड़ों का पालन पोषण मारकर खाने के लिए होता है, यानी कि जिन भेड़ों का पालन पोषण लोग मारकर खाने के लिए ही करते हैं, तो उनके जो शरीर से जो बाल होते हैं रासायनिक क्रियाओं को लगाकर, रासायनिक जो विरंजन होते हैं और रासायनिक पदार्थों को लगाकर उनके शरीर से बाल खींच कर उतार लिए जाते हैं, तो वो ऊन क्या कहलाता है? तो वो ऊन खींची हुई यानी कि पुल्लो ऊन कहलाता है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? 5वां कोटी ऊन। अब कोटी ऊन क्या है? तो जो भेड़ें विपरीत जलवायु तथा परिस्थितियों में पलती हैं, जो भेड़ें कैसी होती हैं? विपरीत जलवायु तथा परिस्थितियों में पलती हैं,
और उनके उनके भोजन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनके शरीर के जो बाल होते हैं सटे हुए, गंदे होते हैं और उलझे हुए बाल होते हैं। तो ये जो ऊन हम प्राप्त करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम कोटी ऊन कहते हैं। अब मृत ऊन क्या है, तो मृत ऊन जो है जब भेड़ की मृत्यु हो जाने के पश्चात जब ऊन निकालते हैं, चाहे वो अकस्मात हो या किसी दुर्घटना से हो, तो उसे हम मृत ऊन कहते हैं। और जो है टेगलॉक ऊन क्या है, तो टेगलॉक ऊन ये न्यूनतम वर्ग का ऊन है। उसी के साथ साथ एक है कारपेट ऊन, ये भी न्यूनतम वर्ग का ऊन है। इससे दरी वगैरह ये सब बनाया जाता है। तो उनका वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं, तो मेमने का ऊन, होगेट ऊन, वेदर ऊन है और खींची गई ऊन है, कोटी ऊन, मृत ऊन, टेगलॉक ऊन, कारपेट ऊन। ये क्या है, तो ये उनके रेशों का वर्गीकरण किया जाता है, तो जो कई प्रकार के हैं। अब तो कुछ तो हमने इसको देख लिया। उनमें क्या, उन्हें मात्र ऐसा रेशा है जिसमें सल्फर पाया जाता है। उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो उनमें जो है केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे उल से। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांधकर रंगाई करना कहाँ की विशेष कला है। तो ये जो बांधकर रंगाई करना है ये कहाँ की विशेष कला है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, राजस्थान। बांधकर रंगाई करना कहाँ की विशेष कला है, तो ये कहाँ की है, राजस्थान की है। और बांधकर वस्त्र को रंगने की कला को हम क्या कहते हैं, तो बांधकर वस्त्र को रंगने की कला को हम बांधनी कहते हैं। बांधनी को जापान में किस नाम से जानते हैं, तो बांधनी को जापान में शिबोरी के नाम से जानते हैं। अगर वहीं हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ सुनगढ़ी में इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो है हम तमिलनाडु के मदुरई में किस नाम से जानते हैं, तो सुनगढ़ी के नाम से जानते हैं। और अगर वहीं हम अपने भारत की बात करें तो भारत में इसे किस नाम से जानते हैं, किसको, बांधनी को, तो बंदिश या लहरिया के नाम से जानते हैं। और अगर अन्य देशों की बात करें तो कुछ देशों में इसे क्या कहते हैं, तो कुछ देशों में इसे जो है टाई एंड डाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे जो बांधनी से बन सकते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, आकर्षक चमकदार लहर वाले डिजाइन को कहा जाता है। तो आकर्षक चमकदार और लहर वाले डिजाइन को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा, मोयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोयर। क्या कहते हैं, मोयर कहते हैं। आकर्षक चमकदार लहर वाले डिजाइन को मोयर कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का उत्कृष्ट राजमार्ग है। यह कथन किसका है, यानी यह परिभाषा किसने दी है कि अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का उत्कृष्ट राजमार्ग है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, यह किसने कहा है कि मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। क्या है, मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। यह कथन किसका है, परिभाषा किसकी है, तो B.F. स्किनर की है। यह किसने कहा है, तो B.F. स्किनर ने। ये किसका स्टेटमेंट है, तो B.F. स्किनर का है। अब थोड़ा सा हम अधिगम के बारे में देखते हैं कि अधिगम है क्या, अधिगम किसे कहते हैं। तो प्रशिक्षण, अभ्यास तथा अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशिक्षण, अभ्यास तथा अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमारे क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे और इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको भी देखा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।